हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे दो तीन बातें करी थी। मैंने आपसे कहा था कि हम अब जो कक्षा 11 के एनसीईआरटी लेकर आ रहा हूं, साथ ही साथ में चैप्टर खत्म होने के बाद में ये टॉपिक के साथ में मैं आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आऊंगा, जिससे आपको मालूम हो कि इस पार्ट की, ये जो हम 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसकी इंपोर्टेंस कितनी है। आप चाहे आप आईएएस का एग्जाम दें, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दें, कहीं पर भी दें, आपके अगर ज्योग्राफी आप लेते हैं, अगर सब्जेक्ट को, और आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, तभी यहां पर आप बैठे हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये हम चीजें पढ़ेंगे। साथ में मैपिंग की बात की थी, वो भी मैं जल्द शुरू करने वाला हूं। आज हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे, कि थोड़ा सा ज्यादा और एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं है। कोई इतना आप यो देख के डरे नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन चीजें आप साथ लेकर चलेंगे तो मजा भी आएगा। देखिए, हम थोड़ा सा अगर रिकेप करते हैं तो हम ये बात करते हैं, जैसे हम देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, एक इस तरीके से ले लेते हैं चार्ट को। ओके जी, ऐसे ले लिया चार्ट हमने। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर से लेकर हम बना लेते हैं यहां पर 30 किलोमीटर। एक तो ये आपका 30 किलोमीटर हो गया। तो 0 से 30 किलोमीटर तक क्या था, हमारे पास में भूपृष्ठ थी। क्या थी? भूपृष्ठ थी। सर आपने बताया था, जिसको हम प्रपटी भी कह देते हैं। ठीक है सर। यहां से आपने 30 से आपने 2900 किलोमीटर तक क्या बताया था सर? आपने आपने मेंटल बताया था सर, मेंटल बताया था, जिसको हम प्रवार भी कह देते हैं, प्रवार भी कह देते हैं। यहां पर 30 से आपने बताया था सर 100 किलोमीटर तक, यानी मेंटल का कुछ भाग हम ले लेंगे। ये पूरा भाग जो था वो आपने बताया था कि ये सर स्थल मंडल है। ये क्या है? स्थल मंडल है। यानी क्रस्ट भी आ गया, याद रखिएगा, क्रस्ट भी आ गया, क्रस्ट भी आ गया, और साथ में मेंटल का ऊपरी भाग भी आ गया। यहां से आप जब यहां पर 100 किलोमीटर से आप नीचे जाएंगे और 700 किलोमीटर तक का जो भाग है वो आपका दुर्बलता मंडल था। कहीं पर 400 किलोमीटर बता रखा है आपके, तो दुर्बलता मंडल है ये आपका पूरा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। दोनों सॉलिड को मिला के स्थल मंडल बताया था मैंने आपको, और ये आपका दुर्बलता मंडल बताया था मैंने आपको, दुर्बलता मंडल बताया था। ठीक है, बिल्कुल आपको सीक्वेंस में याद करना है। यहां पर और भी आप कर सकते हैं कि सर ये आपके यहां पर सियाल था, यहां पर आपके सीमा थी, और यहां भी आपके सीमा थी। ओके, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। ये आपका ठोस था, ये भाग ठोस था, इसको अपन दुर्बलता मंडल या इंग्लिश में एस्थरोस्फीयर भी कहते हैं। और ये जो भाग था 700 से 2900 किलोमीटर, इसको अपन मध्य मंडल या मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। ये आपका 6370 किलोमीटर का भाग हो गया। बीच में एक लाइन थी 5150 किलोमीटर। ये विभाजित कैसे हो रही है भी बताऊंगा आपको मैं। तो ये भाग था द्रवावस्था में, जहां पर आपके पास निकिल और फेरियम आ चुका है, और यहां पर ये ठोस अवस्था है, इसको भी निकिल और फेरियम के बारे में हमने बताया था। और ये दोनों मिलाकर होती है बेरिस्फीयर। ये आपके आउटर कोर होती है, ये आपकी इनर कोर होती है। ये आपके अपर लोअर मेंटल होता है, ये आपका अपर मेंटल होता है। इस सब चीजें हम बात कर चुके हैं। अब हम आपको कुछ मैं अलग बताना चाहूंगा इसमें। इसमें आप जब देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि सर कहीं पर सिलिका है, कहीं मैग्नीशियम है, तो आपके पास में कहीं कहीं पर चेंज हो रहा है। कहीं पर सिलिका आ रहा है, कहीं मैग्नीशियम आ रहा है, कहीं निकिल आ रहा है। तो हम क्या सोचे सर, हम क्या मानकर चलें, अगर हम इसको देखें कि पृथ्वी की जो हम दो रूप में लेते हैं, अगर हम भूप्रपटी की बात करते हैं तो वहां पर हम कौन से तत्वों की प्रधानता है, और अगर हम पूरी संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, तो वहां पर कौन से तत्वों की प्रधानता है। ये आप देखिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। हमको ये ध्यान है सिलिका है, ये सब हमने देख लिया। अगर हम भूप्रपटी की बात करते हैं, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आपके पेड़ पौधे हैं, जहां पर से आप खनिजों का दोहन कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो मात्रा मिलेगी वो मिलेगी आपको ऑक्सीजन की। याद रखिएगा, मैं यहां पर क्रस्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? क्रस्ट की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मिलेगी ऑक्सीजन की, 46% के करीब मिल जाएगी आपको यहां पर। दूसरे नंबर पर आपको देखा होगा, हमने ये देखा यहां पर कि यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर भी सिलिका है, यहां भी सिलिका है, यहां पर सिलिका है, तो सिलिका ज्यादा हो रहा है। तो सिलिका अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरे नंबर पर जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिलिका, है ना। फिर तीसरे नंबर पे, यानी बाद में जो आएगी, एक महत्वपूर्ण और चीज है, सिलिका है। सिलिका के बाद में हम ले सकते हैं कि आपके पास में एल्युमिनियम भी है।
एल्युमिनियम भी है। और फोर्थ नंबर पे आप ले सकते हैं आयरन, जो 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है। ये बात हो रही है भूपृष्ठ की। क्वेश्चन बनता है सीधा बेटा कि पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में निम्न में से सबसे ज्यादा तत्व किस खनिज की है, किस तत्व की प्रधानता है, और आपको ऑप्शन दे देगा ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन। तो आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन करेंगे। भूपृष्ठ में जहां पर हम खड़े हैं, यूं भी याद कर लीजिएगा कि हम भूपृष्ठ पे खड़े हैं तो यहां पर हमको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन जी। तो ऑक्सीजन की प्रधानता है। जबकि संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, हॉल की बात करें, यानी यहां से लेकर हम यहां तक की पूरी की बात कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि आयरन यहां तो है ही। और आपने देखा कि सिलिका और मैग्नीशियम में बताया था मैंने, मैग्नीशियम के साथ थोड़ा बहुत आयरन पाया जाता है ना। कभी आपने घर पे भी खेल खेला हो, चुंबक से आपने अगर जमीन में चलाया हो तो थोड़ा बहुत आयरन चिपक जाता था उसके, तो यहां पर भी आयरन पाया जाता है। तो यहां पर पहले नंबर पर है आपके आयरन। पहले नंबर पे कौन आएगा? आयरन आएगा। ठीक है, आप यहां पर सी ले लीजिए, आयरन आ गया। फिर दूसरे नंबर पर आपके पास में आएगा ऑक्सीजन, है ना। तीसरे नंबर पर पूरे पृथ्वी के अंदर आएगी आपके पास में सिलिका, क्योंकि सिलिका आपके हर जगह है ना। फोर्थ नंबर पे आपके पास में आएगा यहां पर मैग्नीशियम। क्या आएगा? मैग्नीशियम, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए आप, यहां पर भी मैग्नीशियम है, यहां पर Ma, यहां भी Ma, है ना, चल रहा है ना। मैग्नीशियम मैग्नीशियम, ठीक है, यहां भी मैग्नीशियम है, ये भी सीमा का भाग है, यह भी मैग्नीशियम। तो ये चीज हमने जानी, समझ रहे आप। ये चीज हमको मालूम पड़ी कि भाई प्रॉपर्टी की बात करें सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। और संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज्यादा किस तत्व की प्रधानता है? वो हमारे पास आयरन की। बिल्कुल सर, अच्छा है, क्वेश्चन आएगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक चीज और हम देखते हैं। आप एक चीज और देखेंगे यहां पर माफ कीजिएगा, यहां से ले लेते हैं हम। एक चीज और देखें, आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर तत्वों की तत्व चेंज हो रहे हैं, घनत्व भी चेंज हो रहा है, घनत्व भी चेंज हो रहा है ना, और तत्व भी आपके यहां पर लगातार चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर हम पूरे पृथ्वी के घनत्व की बात करें, यहां पर मैं घनत्व को टॉपिक ले रहा हूं, आप बड़े ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि भूपृष्ठ का घनत्व बात करें, औसत घनत्व बात करते हैं, औसत घनत्व, ठीक है, तो वो आता है आपके पास में 3 के करीब, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहां पर जैसे भूपृष्ठ में आपके पास में ऊपर महाद्वीप होता है, तो महाद्वीप का तो पाया जाता है 2.7 के करीब, और महासागर का पाया जाता है 3 के करीब। कितना पाया जाता है? 3 के करीब। जैसे बात करें इसके अंदर भूपृष्ठ में, अगर आप महाद्वीपीय की बात करेंगे, महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करेंगे, तो इसका घनत्व पाया जाता है आपके पास में 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर महासागर की बात करेंगे तो वहां पर आपका पाया जाएगा जो बेसाल्ट है। महाद्वीप किससे बना था बताइए, आप आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा इसका। ग्रेनाइट बताया था मैंने आपको। तो ये कितना है आपका? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ रहे हैं आप। वैसे ही अगर आप मेंटल की बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं, तो मेंटल का कितना है? मेंटल का औसत घनत्व जो है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और कोर की बात करें तो कोर का घनत्व 11-12 जाता है, और बिल्कुल कोर के अंदर 13.6 रहता है, यानी 11 और 12 के करीब है, 11 और 12 के करीब है। और आपके कोर के अंदर है बिल्कुल नीचे 6371 पर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहता है। समझ रहे हैं आप, है ना। देखिए वापस देख लीजिए एक बार इसको, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिए मैं घनत्व की बात कर रहा हूं, तो घनत्व बताया मैंने कि सर क्रस्ट में तो कितना है, लगभग आपके 2.7 से 3 है। 2.7 महाद्वीप में है और ये आपके ओशियन के अंदर है। आपके अगर मेंटल की बात करें तो 5.5 है सर। और आपकी कोर की बात करते हैं ना सर, तो वो 11 से लेकर 12 तक हो जाता है, और बिल्कुल यहां पर केंद्र में 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों रहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आप बताइए, आपने बताया भूपृष्ठ का औसत घनत्व 3 के करीब है, आपका 2.90 मान लीजिए आप मेंटल का घनत्व 5.5 बता रहे हैं, आप आपके कोर का घनत्व 11 से 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के बता रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। देखिए आप, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ना, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या माना गया है? वो माना गया है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पहले आपको बता दूं यहां पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों है, ये भी ध्यान रख लीजिए, आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपने पढ़ा होगा, और द्रव्यमान को हम करते हैं ग्राम से,
और आयतन को करते हैं आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी सेंटीमीटर क्यूब से, क्योंकि 3 होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सेंटीमीटर क्यूब से, इसलिए बनता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसकी इकाई होती है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो गया? 5.5 हो गया सर। अब दिमाग में आ रहा है कि सर आपने बताया क्रस्ट का बता दिया आपने कि 2.9 के करीब था, आपने मेंटल का बता दिया कि 5.5 था, और आपने कोर का बता दिया घनत्व कि आपने 11 से 13 के करीब जा रहा है, 12 के करीब जा रहा है। तो आपने पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 क्यों लिया? आपने तो मेंटल का लिया है। और मैं बता दूं, आप पृथ्वी के गर्भ में तो जा नहीं सकते हैं, आप तो खाली अनुमान लगा रहे हैं ना। तो 5.5 क्यों लिया है? क्यों लिया है? क्योंकि आपकी पूरी पृथ्वी की अगर बात करें, हमारी पूरी पृथ्वी है यहां से लेकर यहां तक, ये 0 हो गया, ये मान लीजिए आपके यहां पर 2900 हो गया, एक सेकंड, ये 2900 हो गया, और ये 6371 हो गया, और यहां से बात कर लीजिए ये आपके 700 हो गया, ये आपके 30 हो गया। तो आप बात करेंगे पूरी पृथ्वी में जो मेंटल है ना, मेंटल, ये पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने का, मतलब आयतन का 83% भाग रखता है। याद रखिए, आप यहां पर बता देता हूं मैं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेंटल जो होता है वो पूरी पृथ्वी के आयतन का 83% भाग रखता है। कितना परसेंट भाग रखता है? 83%। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के यहां पर 68% भाग रखता है ना, 68% भाग ये रखता है। कौन रखता है? मेंटल रखता है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही कोर की बात करें तो कोर आपकी पृथ्वी के जो कुल आयतन के, पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग रखता है, और द्रव्यमान का 32% भाग रखता है ना। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सारी पृथ्वी का अधिकतम आयतन किस परत में है, तो आप मेंटल का ही नाम लेंगे। आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि सारी पृथ्वी का अधिकतम आयतन कहां पर, द्रव्यमान कहां पर है, तो मेंटल का नाम लेंगे। अब चूंकि मेंटल सबसे ज्यादा आयतन रख रहा है, मेंटल सबसे ज्यादा द्रव्यमान रख रहा है, तो घनत्व भी आपने मेंटल का ही ले लिया 5.5, इसलिए 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास में आ चुकी है। अब जो अंतिम टॉपिक है, अब देखिए आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर देखेंगे आप कि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, और आप इसमें देखेंगे पृथ्वी की संरचना, भूप्रकृति, हम ये पढ़ चुके हैं, है ना, ये आपके पास में आ चुकी है, ये हमने पढ़ लिया है, भूप्रकृति पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने यहां पर देखिए, आप यहां पर आप देखेंगे, एक सेकंड, हाँ यहां जाइए, देखिए मेंटल में क्या ले रखा है कि भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था। और मोहो अशांतता से आरंभ होकर ये 2900 किलोमीटर तक जाती है। तो यहां पर आपकी एक डिसकंटिन्यूटी बता रखी है मोहो अशांतता पे, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक्स में से। लेकिन यहां पर एक चीज बता रखी है जिसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी, तो वो पढ़ेंगे हम, यानी पृथ्वी की परतों में जो असंबंधितता है, जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे हम। पहली बात आपको समझनी चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। देखिए डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि हम पृथ्वी के धरातल से गहराई में चल रहे हैं, तो जहां जहां पदार्थ समान है, उनका घनत्व तो समान है, तो वहां पर संबंधता यानी कंटिन्यूटी चल रही है। लेकिन जहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी तो वहां पर आ जाएगा डिसकंटिन्यूटी। देखिए कैसे, ये हमारी पृथ्वी है ना, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। आप देखिएगा, ये आपके 0 से लेकर चल रहे हैं, आप 0 किलोमीटर तक चल रहे हैं, और ये आपके 30 किलोमीटर तक की आपकी भूप्रकृति आ गई। हमने बात की थी यहां पर भी आपके एक तो महाद्वीप था, और यहीं पर इसे आपके क्या था, यहां पर एक महासागर था। तो यानी एक परत ये हो गई आपके पास में, एक परत ये हो गई, ये मानकर चलिए आप, है ना। फिर इसके बाद में हम यहां पर बात कर रहे हैं आपके पास में 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक, यहां तक क्या आ गया था आपका, यहां से यहां तक आपका आ गया था मेंटल। क्या आ गया था? मेंटल। लेकिन इसके अंदर भी 700 किलोमीटर पर यहां पर अपर मेंटल था, और यहां पर लोअर मेंटल था। ये आपका आ गया था 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, जिसमें ये था 5150 किलोमीटर, जिसमें ये था आउटर कोर और ये था इनर कोर। अब देखिए आप चीज समझिए, आप हम पढ़ रहे हैं, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अब देखिए हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की परतों में असमानता। केवल एक बात आई यहाँ पे कि मोह असमानता
आपके प्रॉपर्टी को, आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी को किससे अलग कर लेती है, मेंटल से अलग कर लेती है। ये चीज लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, सारी असमानताओं की बात करेंगे बेटा। देखिए आप, हम बात करें, ये क्या था आपका, ये भूपृष्ठ था, ये आपका भूपृष्ठ है। अब देखिए भूपृष्ठ के अंदर जो आपका ये महाद्वीपीय भाग है और ये नीचे का जो महासागर भाग है, यहां पर एक असमानता पाई जाती है चट्टानों में। आपको बताया था मैंने कि ये ग्रेनाइट से मिलकर बना है और ये आपके बेसाल्ट से मिलकर बना है, बताया था आपको, याद है ना। तो यहां पर एक असमानता आई है, उस असमानता का नाम क्या है, मैं एक एक नाम ले लेता हूं। उस असमानता का नाम है कोनार्ड असमानता। क्या नाम है, कोनार्ड असमानता। ठीक है, कोनार्ड नाम के विद्वान थे, उन्होंने बताया था कि भैया यहां पर असमानता आई है। और ये असमानता को पता किससे चला है, ये भी याद रखेगा आप, अगर कोई पूछ ले कि इनका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है भूकंपीय तरंगे, जो आपकी PSL होती है ना, वो तरंगे आपको बताती है। क्योंकि वो तरंगे जब अगर ये असमानता नहीं होती तो ये सीधी चलती है बिल्कुल, लेकिन वो कहीं पर यूं, कहीं पर सीधी चलकर कहीं पर मुड़ जाती है, कभी यूं, कभी गायब हो जाती है। जैसे तरल पदार्थ में एस तरंग गायब हो जाती है, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर असमानता है। दूसरी असमानता, जैसे ही वो नीचे आते हैं, यहां पर ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास क्रस्ट आ गई। अब क्रस्ट से जैसे ही मेंटल में प्रवेश करते हैं तो यहां पर एक असमानता और पाई जाती है। ये तो क्रस्ट थी ना, आपका क्रस्ट था ये वाला भाग, तो यहां से लेकर यहां तक, और जैसे आप मेंटल में आएंगे तो यहां पर पाई जाएगी, और जिसका नाम है मोहो असंबंधता। मोहो असंबंधता, ठीक है। आगे आप और सुनिए, आप जैसे ही आप अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाएंगे, अपर मेंटल बताया था हमें दुर्बलता मंडल है, पदार्थ अर्ध तरल ठोस अवस्था में, तो यहां पर आगे ठोस आ गया, फिर चेंज हो गई, तो यहां पर एक असमानता और पाई जाएगी, है ना। और जिसको बोलते हैं हम रैपिटी असमानता। क्या बोलते हैं, रैपिटी असमानता। मैं आपको सारी असमानता याद करा दूंगा बिल्कुल बाय नेम, आप चिंता मत करिए, बस 2 मिनट का साथ चाहिए, आपका पूरा फोकस चाहिए, मजा आएगा यहां पर। फिर उसके बाद में लोअर मेंटल से आप आगे कोर के अंदर, यहां पर आपका सीमा थी, सिलिका और मैग्नीशियम थी, यहां पर निकिल आ चुका है, ये ठोस में था, ये द्रव में था, तो यहां पर एक असमानता आ गई, और उस असमानता का नाम है आपके पास में गुटेनबर्ग असमानता। गुटेनबर्ग असमानता, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, सब बताऊंगा मैं आपको यहां पर। फिर उसके बाद में आउटर कोर से इनर कोर, यहां पर है तो निकिल और फेरियम, लेकिन यहां पर द्रव है, ये ठोस है, ये द्रव में थी, बताया था आपको मैंने, ये ठोस है, तो यहां पर एक असमानता पाई गई, और इसका नाम है लहमन असमानता। लहमन असमानता। तो ये आपकी टोटल कितनी, 1 2 3 4 5, 5 असमानता पाई गई है जो इन विद्वानों ने बताई है। अब देखिए आपस क्वेश्चन क्या बनता है, कोनार्ड असमानता पाई जाती है, मैं यहीं पर इसको कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा इसको यहां पर कर लेते हैं। यहां पर देखिए, आप देखिए, अगर मैं इसको यहां पर कर दूं, देखिए आप, अगर मैं इसको यहां पर कर दूं कि कोनार्ड असमानता पाई जाती है, कोनार्ड असमानता पाई जाती है, तो ये कहां पाई जाएगी, आप देख रहे हैं सर, ये क्रस्ट में थी, ऊपरी क्रस्ट, या तो आपका समझता है महाद्वीपीय क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट, या फिर आ गया आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, बिल्कुल आपको दिख रहा है ना। या फिर ऊपरी क्रस्ट में कह सकते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, और इधर कर सकते हैं महासागरीय क्रस्ट के बीच में। दी किसने है, कोनार्ड ने दी है। अब मोहो असमानता की बात करें, मोहो की बात करें, अब देखो क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकते हैं मोहो असमानता में, आप याद रखेगा। आप यहां पर क्या दे सकता है, एक तो दे सकता है आपके पास में कि मोहो असमानता कहां पाई जा रही है, आपके पास में क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो आपके समझ आएगा कि कहां पाई जा रही है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, बिल्कुल। या फिर यूं भी दे सकता है, क्रस्ट कौन सी है, निचली है, तो निचली क्रस्ट और मेंटल कौन सी, ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, तो अपर मेंटल के बीच में, है ना। क्वेश्चन कैसे भी है आपको करना है, तो मोहो असमानता इसके बीच में पाई जाती है। एक चीज मैं बता दूं बेटा, मोहो असमानता पढ़ रहे हैं तो आप एक बात और ध्यान रखिए यहां पर कि मोहो एक मापनी भी होती है, मोहो मापनी भी होती है। मोहो मापनी क्या होती है, कभी भी आए, मोहो मापनी किसी भी पदार्थ की कठोरता को मापती है। कोई भी जो खनिज है ना, उस खनिज की कठोरता को मापती है। कौन, मोहो मापनी किसी खनिज की कठोरता को मापती है, और कठोरता को मापती है तो ये बताती है कि हीरा हमारी दुनिया में सर्वाधिक कठोर है। हीरा क्या है, हमारी दुनिया में क्या है, सर्वाधिक कठोर है। तो मोहो मापनी खनिज की कठोरता को मापती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक बात नोट कर लीजिएगा साइड में कि मोहो मापनी, मोहो विद्वान भी है और ये भी। अब आगे हम देखें रैपिटी।
रेपटी असंबंधता, है ना। अब रेपटी असंबंधता को देखिए हम, रेपटी असंबंधता अपर मेंटल और लोअर मेंटल को, किसको कर रही है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कर रही है अलग, अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग कर रही है। ओके जी, बिल्कुल सही बता दिया आपने। फिर आप देखेंगे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबंधता, गुटेनबर्ग असंबंधता। मैं सारी असंबंधता की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में खाली मोह का नाम लिया है, लेकिन अपन सबकी बात करेंगे, है ना। आपको घबराना नहीं भैया, साथ देना है तभी मजा आएगा। गुटेनबर्ग असंबंधता आपकी कर रही है मेंटल को क्रोध से, देखिए मेंटल को क्रोध से अलग कर रही है, ये तो सामान्य सी चीज हो गई। लेकिन इसमें और भी चीज करें तो मेंटल कौन सी, लोअर मेंटल थी सर, तो ये लोअर मेंटल को किससे अलग कर रही है, आउटर कोर से अलग कर रही है, आउटर कोर से अलग कर रही है, लोअर मेंटल को आउटर कोर से अलग कर रही है। अब आती है लहमन असंबंधता, लहमन असंबंधता जो अलग किसको करती है, आपके आउटर कोर को आपके इनर कोर से अलग करती है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। तो ये पूरी असंबंधता आपके पास में आ गई। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कहा था कि मैं असंबंधता आपको याद करवा दूंगा, तो याद तो करवाइए, आपने कह दिया याद तो करवाइए, याद कराता हूं आपको। तो उसकी ट्रिक है, और ट्रिक बड़ी शानदार है ना, ट्रिक से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी ट्रिक है कम रस गुल्ला ला, क्या ट्रिक बन गई, कम रसगुल्ला ला। अब देखिए आप कैसे कोनाड असंबंधता, कैसे कोनाड असंबंधता, मैं से मोह असंबंधता, रस से रेपेटी असंबंधता, गुल्ला से गुटेनबर्ग असंबंधता, गुल्ला से गुटेनबर्ग असंबंधता, और ला से लहमन असंबंधता। अब बताइए आप भूलेंगे क्या, कम रसगुल्ला खा, कम रसगुल्ला ला, खा नहीं, कम रसगुल्ला ला, तो कैसे कोनाड, मैं से मोहो, रस रेपेटी, गुल्ला से गुटेनबर्ग और ला से लहमन। और अंतर आपके पास में आ जाएगा जहां जहां परिवर्तन आ रहा है पढ़तों में, जैसे लोअर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, या क्रस्ट या मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, वहां वहां पर असंबंधता पाई जाएगी। तो बेटा ये मेरा छोटा सा प्रयास था, मैंने ये प्रयास किया है, आज से ये प्रयास कर रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़ी रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ विद्यार्थी अगर मान लीजिए स्कूल लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं और भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सब यहीं से आएंगे। तो आप प्लीज इसको पढ़िए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये प्रयास कैसा लगा है। मैं अब इनके चैप्टर के खत्म होने के बाद में आपके पास सारी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कई परीक्षाओं में आए, और वहां से आपको अपने कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, आप यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।